मैं आज सोहेल मलिक साहब के साथ मौजूद हूँ उनके घर पर। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुशामदीद। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे चैनल को दिया, हमारे देखने वालों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर गुस्ताखी कर सकता हूँ आपसे सवाल? जो गुस्ताखी करना चाहे वो कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। सर आप बताएंगे कि आपने रेडियो पाकिस्तान के बेशुमार शोबों में काम किया, ठीक है, तो आपने सबसे पहले किस शोबे में काम किया? स्टार्ट से बताएं थोड़ा सा। मैं पहले दिन से ही जब रेडियो पाकिस्तान में आया था तो प्रोग्राम के शोबे में ही आया था। अच्छा, माजरत के साथ जब आप रेडियो पाकिस्तान में आए तो उसके रेडियो पाकिस्तान में आप जैसे इन हुआ तो कोई शोर सिफारिश या अपनी मेहनत स्ट्रगल? नहीं जी, अल्लाह ताला का करोड़ बार शुक्र है कि मेरी सिफारिश आज भी अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, माशाल्लाह। और इसके बाद फिर मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उस वक्त जो डायरेक्टर थे इनायत बलोच, अच्छा, उन्होंने सारा हमारा जो प्रोसेस होता है जी किसी भी इदारे में भर्ती का सारा वो ऐड कर रहे थे। उन्होंने रिटर्न भी लिया और इसके बाद फिर इंटरव्यू भी हुआ, फिर दोबारा फाइनल इंटरव्यू हुआ, लेकिन मुझे ऑफ़र ऑर्डर नहीं मिल रहा था। तो मैं परेशान हो रहा था कि मुझे ऑफ़र ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा है, जबकि मुझे पता चल गया था और ख़ुद उन्होंने भी मुझे कहा था कि बेटा आप सबसे ऊपर हैं, टॉप पर हैं और आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने उनसे पूछा सर क्या बात है, क्या बात है? कहने लगे बेटा कोई बात नहीं है। फिर अचानक मुझे एक लेटर मिलता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपको दोबारा से सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अच्छा, वो सारे लोगों को गुजरना पड़ेगा और इसलिए गुजरना पड़ेगा कि वो जो आपका पिछला प्रोसेस था वो सारा का सारा खत्म हो गया किसी वजह से। खैर एक मरतबा फिर सारा प्रोसेस हुआ, अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे कामयाब किया। उसके बाद मुझे पता चला कि असल हकीकत क्या थी। एक साहब थे जो मुझसे दूसरे नंबर पर थे पहले वाले टेस्ट में, तो उनकी सिफारिश बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अभी मैंने आपको बताया मेरी अल्लाह ताला के नाम सिफारिश आज भी कोई नहीं है। तो उनका बड़ा असर रसूख था। तो हमारे जो डायरेक्टर जिनका मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने कहा कि नहीं यार ये बच्चा डिज़र्व करता है। छोटा बच्चा, मैं उस वक्त 18 साल और चंद माह का था। अच्छा, माशाल्लाह जी, तो बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने मेरी काबिलियत से मुतासिर होकर स्टैंड लिया। उस स्टैंड में वो इतना कामयाब हुए कि जो पिछला वाला जो प्रोसेस था वो कैंसिल हुआ और अगेन ये कहा गया कि अगर दोबारा इस बच्चे ने यानी मैंने ही अगर क्वालिफाई कर लिया तो कोई मुझे रख लिया जाएगा। अल्लाह ने फिर मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि मैंने भी बेटा आपके लिए दुआ की थी कि आप इसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है और आप एक मुश्किल टेस्ट देकर जो वो पास हो रहे हैं। तो मेरी ये दुआ थी कि आप कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला ने कामयाब किया और फिर मैं आज आपको। अच्छा, इसमें आपकी मेरिट थी, दुआएं थी माँ बाप की? माँ बाप की दुआओं के बगैर तो इंसान भी नहीं बन सकता ना। बाकी तो चीज़ें छोड़ेंगे, माँ बाप की दुआएं तो मैं आपको क्या बताऊँ कि जब मैं उनसे वालदा से कहता हूँ अब तो मेरे वालिद हयात नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, लेकिन जब मैं अपनी वालदा को कहता हूँ कि अम्मी मेरा ये काम नहीं हो रहा, अच्छा, फिर इसके बाद वो काम हो जाता है। माशाल्लाह। तो दुआ के बगैर और माँ बाप की दुआ के बगैर तो इंसान शायद इस दुनिया में कदम भी नहीं उठा सकता। जी जी। लेकिन कुछ ऐसे असातिज़ा मुझे मिले, कुछ ऐसे टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे बहुत पॉलिश किया, बहुत एक निचली सतह के जैसे फौजी में रंग रूट होता है, उसको हर गुजरना पड़ता है प्रोसेस। जी, वो बिल्कुल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा जो फोर फादर से मेरे या मेरे वालिद वो बहुत ज़्यादा कोई वेल ऑफ नहीं थे। जी जी। तो मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी और उस स्ट्रगल को देखते हुए मुझे बहुत सारे ऐसे लोग दुनिया में मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, ये ज़माना आप भी जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों के वसायल तो इतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो उस वक्त की जो बातें होती थी वो ये होती थी कि यार अखलाकी तौर पे सपोर्ट किया जाए। हाँ, ठीक है, तो वो अखलाकी तौर पर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और फिर उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया और मुझे बहुत सारी जगहों से गवर्नमेंट की जॉब्स की ऑफर आई। और अगेन मैं वही कहूँगा कि माँ बाप की दुआ है और अल्लाह ताला की सिफारिश के अलावा मेरे पास तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आपने हैदराबाद स्टेशन, लाहौर स्टेशन, इस्लामाबाद या कराची? हैदराबाद स्टेशन पर मेरा सबसे पहली जॉब आपकी? जी, मेरा हैदराबाद में तकर्रुर हुआ था। जी जी। इसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद वहाँ पर 4-5 महीने रहा, दोबारा हैदराबाद आया, फिर मैं गवादर रेडियो स्टेशन गया। गवादर रेडियो स्टेशन मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं गवादर रेडियो स्टेशन का पहला प्रोड्यूसर था, माशाल्लाह। इसके बाद फिर दोबारा हैदराबाद आया, अब कराची में हूँ। फिर कराची में भी मैगज़ीन का शुबा संभाला मैंने और अब दोबारा मैं इस वक्त FM 94 का मैं जो हमारा स्पोर्ट्स चैनल है पाकिस्तान का पहला,
उसका मैं इंचार्ज हूँ। माशाल्लाह। इसके अलावा ड्रामा और म्यूज़िक के शोबे का भी इंचार्ज हूँ, रिलीजियस के शोबे का भी इंचार्ज हूँ, करंट अफेयर्स भी मेरे पास है। मतलब काम तो फिर काम तो ही फिर है। मैं आपको किस शोबे में, किस सिलसिले में बात करूँ? आप तो हर शोबे में। आप मुझे ड्रामे के शोबे में अगर चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, आप मुझे अच्छा। म्यूज़िक के शोबे। अच्छा, ड्रामा टीवी का अलग होता है, स्टेज अलग होता है और रेडियो का अलग, जी। तो तीनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है आपका और प्रोफेशनल सवाल है। देखिए, स्टेज का जो ड्रामा है उसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। स्टेज के ड्रामे में ये है कि मैं उसको मुश्किल समझता हूँ। स्टेज के ड्रामे में एक तो ये है कि आपको स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है, स्क्रिप्ट टेलीविज़न का भी आपको याद करना पड़ता है, लेकिन स्टेज का ड्रामा आपको देन एंड देयर रिजल्ट देता है। जी। नंबर 1, आपने अच्छा किया तब भी वाह है, आपने बुरा किया तो जो जज बैठे हुए हैं आपकी ऑडियंस में वो भी फिर आपको बुरा कहते हैं। तो स्टेज का ड्रामा कंपेरेटिवली मुश्किल है। अच्छा, रेडियो में कुछ आसानी है इसमें? मैं आता हूँ, उस तरफ आता हूँ। स्टेज पे कोई रीटेक नहीं है। आप खुद भी ड्रामे के आदमी हैं तो आपको पता है, आपने इसीलिए शायद मुझसे सवाल भी किए। स्टेज पे कोई रीटेक नहीं है। अगर आपके सामने एक अच्छा आर्टिस्ट भी आपको क्विक रेस्पॉन्स नहीं देता तो आप किल हो जाते हैं, आप भी किल हो जाते हैं उसकी वजह से। पूरा सीन ही किल हो जाता है ना, ठीक है। और फिर उसका नतीजा आवाम की अच्छाई या फिर बुराई की सूरत में सामने। टेलीविज़न का एक एडवांटेज ये हासिल है आपको कि आपको स्क्रिप्ट तो याद करना पड़ता है, लेकिन वो आपको अगर रेस्पॉन्स नहीं भी आ रहा तो वो रीटेक्स का एक सिलसिला मौजूद है, ठीक है। फिर एडिटिंग में आप उसको कंपेरेटिवली आसान है। वहाँ तो आपको एडिटिंग भी नहीं है ना, यहाँ तो आपने एडिटिंग की। तो मेरा सवाल यही है कि रेडियो में भी इसमें रेडियो पर भी आ रहा हूँ। अच्छा, फिर टेलीविज़न में एक आपको पता है कि आपको एक जगह एस्टेब्लिश, एक लोकेशन एस्टेब्लिश करनी होती है, क्योंकि विजुअल है ना। जी। विजुअल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपकी एक्टिंग या आपकी जो वॉइस है या आपकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बाजू का अगर कमज़ोर भी हो जाए ना तो वो सीन के अंदर छुप जाता है। अच्छा, अब रेडियो की तरफ आते हैं। जी। रेडियो का जो ड्रामा है ना वो बाकी दोनों ड्रामों से मुश्किल भी है, मुख्तलिफ भी है, मुश्किल भी है। अब रेडियो के ड्रामे में आपके पास क्या चीज़ें नहीं है जो आपके स्टेज में और टेलीविज़न के ड्रामे में। जी। रेडियो का एडवांटेज एक तो ये कि आपके पास स्क्रिप्ट हाथ में होता है, आप देखकर उसको बोल सकते हैं। मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किल ये आती है कि जिस तरह से टेलीविज़न के ऊपर आपका एक सेट बना हुआ है, ठीक है। अब रेडियो के आप क्योंकि वो विजुअल नहीं है, ऑडियो चैनल है, तो अब आपको नहीं पता है, सुनने वाले को नहीं पता कि किस जगह पे खड़े होकर बात कर रहा है। अब जैसे आंधी तूफान में बिल्कुल लॉन में खड़ा हुआ आपने, किसी होटल में आवाज़ के जरिए, ये मुश्किल काम है, ठीक है। ये एक तो इस लिहाज से मुश्किल काम है कि आपके पास लोकेशन का या सेट डिज़ाइनिंग का वो नहीं है, आप देख ही नहीं सकते। हाँ, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात जो इंतहाई मुश्किल है वो ये है कि प्रॉपर डायलॉग डिलीवरी, क्योंकि आपको सुनने वाला अब आपको देख नहीं रहा तो उस मंजर में नहीं खोना। अब आपको अपनी आवाज़ से बताना है कि आपको अगर गोली लगी है तो आपको कितनी तकलीफ है। स्टेज के ऊपर आप गिर गए, थोड़ा सा आपने तड़पा, आपने दिखा दिया। टेलीविज़न में आप गिर गए, आपने यहाँ से एक रेड कलर की जो है वो महलूल आपने वो फाड़ा और वो खून। रेडियो मुश्किल इसलिए है कि आपको बताना पड़ता है कि यार इसको गोली लगी है तो ये तड़प भी रहा है, अब तड़प कैसे रहा है वो आपको अपनी आवाज़ से बताना है। इसको तकलीफ कितनी है, इसको ब्लड निकल रहा है तो इसकी क्या पोजीशन है, ये इंतहाई मुश्किल काम है। इसको हम अपनी जो रेडियो की ज़ुबान है उसमें कहते हैं कि लोगों को कान से दिखाना। जी। आप कान से दिखा रहे होते हैं, आँख से तो आप देख रहे होते हैं सारी चीज़ें कान से दिखा रहे हैं, कान से दिखा रहे हैं, साउंड एस्टेब्लिश कर रहे हैं, आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है। इसी तरह से अगर आप कोई मज़ाहिया एक्ट कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज स्टेज पर तो नज़र आती है, वैसे एक्सप्रेशन आपको टीवी पर नज़र आते हैं। जी। आपको कैसे पता कि रेडियो पर जो बंदा ये बोल रहा है ये इसमें एक मजाक का एक्ट कर रहा है और उसके चेहरे पर क्या तासुरात है, वो आपको अपने डायलॉग डिलीवरी से शो करना पड़ता है, जो बाकी फॉर्मेट्स में मुश्किल तरीन काम है। तो रेडियो का जो ड्रामा है वो स्टेज के ड्रामे से या टेलीविज़न के ड्रामे से मुश्किल है। अच्छा, मैं ये समझते तो बड़ा आसान है, बस स्क्रिप्ट पकड़ा और बस सब लोग बोल दिया। आप आ जाए फिर किसी दिन मैं आपको स्क्रिप्ट देता हूँ। आपने तो मुझे डरा दिया। स्टेज और टीवी के मुकाबले में रेडियो बहुत मुश्किल है। रेडियो का ड्रामा मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्मेट अमंग्स टीवी, स्टेज एंड रेडियो, तो वो रेडियो का जो ड्रामा है वो मुश्किल तरीके। अच्छा, रेडियो में भी काफ़ी शोबे हैं जी। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस शोबे में आया? मैं बुनियादी तौर पर म्यूजिक ड्रामा म्यूजिक का आदमी हूँ बुनियादी तौर पर, ठीक है। खुद भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ज़माने में मैं ड्रम प्लेयर था और अच्छा। ड्रम प्ले करता था, स्टेज पर लोगों के साथ गाने बजाते थे, तो उसी हवाले से फिर कुछ तबले की भी मैंने अच्छा। वो
क्लासेस दी। क्लासेस क्या नहीं, चलते फिरते, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान और फिर रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद, फनकारों की नर्सरी भी और लीजेंड लोगों की भी नर्सरी। माशाल्लाह, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े लोग आके बैठते थे। मैं शॉप में बैठता था, अच्छा। तो वो मुझे सिखाते थे कि यार ये तबला इस तरह से होता है, हारमोनियम ये होता है, कीबोर्ड ये होता है, ड्रम ये होता अरे है, बड़ी माजरत के साथ bongo ये होता है। इसमें लोगों को तो लोगों की इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी नहीं पता। जी जी। जो अच्छा, एक सवाल बड़ा ताल्लुक है कि इसमें घर वाले की मुखालफत, दोस्तों की मुखालफत, यार कौन सा काम स्टार्ट कर दिया, इसको अच्छा नहीं समझा था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, और आज फैशन है। हम जिस सोसाइटी में है ना, उसमें जाहिर बात है कि हमारे अपने जो बड़े हैं या जो बुजुर्ग हैं या अपने हमारे जो सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, उन्होंने अपना पे एक मेयार सेट कर लिया है। अब उस मेयार के सेटिंग में अनफॉर्चुनेटली अगर आप शोबिस से वाबस्ता है तो फिर वो आप अच्छी निगाह से नहीं देखे जाते। लेकिन मेरा इस मामले में, अब जाहिर बात है कि मैं चूँकि इस फील्ड से हूँ, आप इस फील्ड से हैं, एजाज भाई इस फील्ड से हैं, तो हम इसको डिफेंड करेंगे। कैसे डिफेंड करेंगे? मैं ये कहता हूँ कि आर्टिस्ट जो है ना, वो पैदा नहीं होता, वो भेजा जाता है। बहुत अच्छी बात। आर्टिस्ट कभी भी जो है ना, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं आर्टिस्ट बन नहीं सकता। अच्छा, फिर एक बात और भी है कि टैलेंट को कोई छुपा नहीं सकता। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं लाख कोशिश कर लूँ, मैं किसी हद तक पहुँच जाऊँगा ऊपर आर्टिस्ट बनने की कोशिश में। लेकिन जो एक भाई बोर्न अल्लाह ताला की तरफ से आर्टिस्ट आता है ना, वो तो उसका चलना फिरना, बोलना, कपड़े पहनना, उसका स्टाइल, वो सारा एक नज़र आ रहा होता है कि वो आर्टिस्ट है। और यही वजह होती है कि जब आप किसी को इंटरव्यू कर रहे होते किसी बड़े आर्टिस्ट को, तो वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे तो फला डायरेक्टर लेकर आया था या फला म्यूजिक डायरेक्टर मुझे ले गया था, मुझे पता नहीं था। रफ़ी साहब को क्या पता था कि वो रफ़ी साहब बन जाएंगे? रेशमा जी को क्या पता था? क्या पता था कि रेशमा को तो एक रेगिस्तान में सुर से आराम से आप वहाँ से उठा के। लेकिन आजकल कोई ऐसा कोई आर्टिस्ट या कोई गुलकार या कोई गाने वाला या कोई ऐसा एक्टर, कोई जैसे आपके जमाने में ऐसे ढूंढते थे लोग, ऐसा क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं? और बड़ी माजरत के साथ टैलेंट बाहर है और जो टैलेंट पता ही नहीं है किसको मुझे क्या करना है, वो अंदर है। बस अब इसके बारे में ये एक बदकिस्मत पहलू है हमारा। उसकी वजह ये है कि जो डायरेक्टर इस वक्त बैठे हैं, वो चाहे रेडियो पर बैठे हो, स्टेज पर बैठे हो, टीवी पर या फिल्म पर, वो एक तो इजी गोइंग हो गए। अच्छा। पहले का प्रोड्यूसर जो हम थे ना, हम गाँव मोटो में जाते थे, जी जी। भूख में, प्यास में, मौसम की शक्तियाँ झेलते थे। पता सिर्फ ये चल जाए कि फला रेगिस्तान में, फला सहरा में, फला गाँव के अंदर, देहात के अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ है। आपने भी मिसाल दी ना रेशमा जी की, ठीक है ना? कहाँ से लेकर आए थे उनको? थर से लेकर आए थे। एक मतलब थर से मतलब है कि रेगिस्तान से उठा के लेकर आए थे। इसी तरह से अभी एक खातून है, माई ढाई उसका नाम है। अच्छा। वो रेडियो पाकिस्तान की पेशकश है। अच्छा। सनम मारूफ इसगारी रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की पेशकश है। इन लोगों को रेडियो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म मिले, जहाँ से आज माई ढाई पूरी दुनिया में ढोल बजाकर गाने वाली औरत एक उसका नाम है। लेकिन अगर कुछ लोग जो जानते हैं उनको ये पता है कि वो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में उसने फर्स्ट टाइम गाया था। ठीक है, सनम मारूफ का इतना बड़ा नाम है, आबदा परवीन का इतना बड़ा नाम है, कहाँ से ये शुरू हुए थे? मेहदी हसन साहब, खान साहब, कितना बड़ा नाम है, कहाँ से शुरू हुए थे? सारे नीचे से ऊपर। ये सब वो लोग थे जो मतलब जिनको प्रोड्यूसर्स ढूंढ के लाया था। आज प्रोड्यूसर शीशे के घर में बैठा होता है, एसी में बैठा होता है, ठंडक में बैठा होता है, टैलेंट जाता है। टैलेंट में उनको कहूँगा आर्टिस्ट है, सारी बात है, वो जाता है। लेकिन जो रियल आर्टिस्ट आप कह रहे हैं ना, घर में बैठी है, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जिस दिन रियल प्रोड्यूसर, रियल डायरेक्टर होगा, वो उसको ढूंढ के लेकर आएगा और फिर उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, आपने शायद रेडियो पाकिस्तान में कोई म्यूजिक का प्रोग्राम शुरू किया था जी, उसमें आपके साथ आपने अकेले ने किया था या आपके साथ कोई मामला? देखें, कोई भी काम अकेला नहीं कर सकता। ठीक है, जिस तरह मैं से चाहूँगा उसका जिक्र करें आप थोड़ा सा। म्यूजिक का प्रोग्राम हमने, शायद आप सब बाहर की बात कर रहे हैं या दरीचा की बात कर रहे हैं? दरीचे की शायद। दरीचा की बात कर रहे हैं। दरीचा एक्चुअली फिल्म बेस्ड प्रोग्राम था। अच्छा। और उसमें हम अदाकारा, फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, गुलकारा या जो गुलकार होते थे उनको लेकर आते थे। और मैं क्रेडिट दूंगा इस बात का, क्योंकि अभी अगर आप उससे पूछेंगे तो उस प्रोग्राम की वजह से थोड़ा सा प्रेशर भी बहुत बिल्ड हो गया था। तो एजाज सनम साहब ने मुझे कहा था और उन्होंने कहा था कि सर ऐसा प्रोग्राम रेडियो से नहीं हो रहा, पहले किसी ज़माने में होता होगा, तो ये नहीं हो रहा काफ़ी अर्से से, तो ये शुरू करें। अच्छा, इन्हें भी डेफिनेटली किसी ने बताया होगा कि यार ये प्रोड्यूसर है, म्यूजिक का बंदा है, तो कोशिश करते हैं उसको। देखिए, कोशिश तो प्रोड्यूसर को अप्रोच करने की बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। कहीं पर प्रोड्यूसर कोऑपरेट नहीं करता, कहीं पर वो टीम कोऑपरेट नहीं करती। फॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसा हुआ
कि अगर एजाज भाई ने मुझे सुबह 6 बजे उठ के फ़ोन किया है कि सर आज फलां आर्टिस्ट की बरसी है, तो मौसम चाहे बारिश हो रही हो चाहे शदीद सर्दी हो, मैं 7 बजे पहुंचता था, ये भी पहुंचते थे, हमारे पास स्क्रिप्ट भी होता था, हमारे पास गाने भी होते थे। और हम जब वो प्रोग्राम 8 से 9 सुबह में कभी कभी हम बरसी का भी करते थे, कोई एनिवर्सरी का प्रोग्राम, तो अभी हम प्रोग्राम कर रहे होते थे तो हमारे डायरेक्टर्स का फ़ोन आ जाता था, वो शाबाश करते थे कि यार शाबाश हो आपने किया। तो डेफिनेटली मेरे साथ साथ एजाज हुसैन सनम का नाम है। और फिर अगर फिल्म की बात की जाएगी, फिल्म पर भी हमने प्रोग्राम किया, तो एक शकील अंजुम में बड़ा टैलेंट है, वो भी हैदराबाद का, उनके साथ भी काम किया। फिर रज़ा आबिद रज़ा कुरैशी के साथ काम किया। लेकिन अगर कहा जाए, मैं क्रेडिट दूंगा वंस अगेन कि मुझे इस फील्ड के अंदर मज़ीद जो घसीट कर रहा है वो एजाज हुसैन सनम लेकर। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा नाम। अच्छा, तो आपको यादगार लम्हा, कोई सा वाकया जो आपको याद रहा हो? ऐसा कोई वाकयात इतने हैं कि कोई एक पूरी हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए वाकया मैं आपको बताऊं, अगर आप कहें कि मेरा पहला वाकया कौन सा, तो ये तो शायद मैं रिकॉल नहीं कर सकूंगा। लेकिन हाँ, लेकिन वाकया ऐसे है कि बिल्कुल ऑल ऑफ सडन जो है मुझे पता चला कि जी आबिदा परवीन हैदराबाद आ रही है और रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। वो मेरे पास तस्वीर मौजूद है, कभी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। गो के मैं बिल्कुल जूनियर था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो। तो आपके तो पसीने छूट गए ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे सामने तो एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक अजीम गुलकार, मेरे तो उनका नाम सुन के अभी से पसीना छूट रहा है। तो आपका क्या हाल उनका ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से, उन्होंने अपने करियर का आगाज किया था, लेकिन वो मुल्क की एक लेजेंड, पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। और वो भी अपने इंटरव्यूज़ में कहती हैं कि जी मेरा जो करियर है वो रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से शुरू हुआ। तो इस सारी चीज़ों ने मिलकर मेरे दिमाग पर इतना एक असर डाला था कि मैं परेशान था। लेकिन जब वो बातचीत चलती रही, जैसे अभी इस वक्त आपके साथ बातचीत चलती रही, तो वो एक माहौल बन गया, माहौल। फिर उनको मैंने रिकॉर्ड भी किया, आबिदा परवीन अक्सर जगह पर मैंने उनको रिकॉर्ड किया। उस ज़माने के जो प्रोड्यूसर्स होते थे या डायरेक्टर्स होते थे, उनको भी था कि यार इसको, छोटी उम्र की बात कर रहा हूँ, तो यार इसको शौक है, ये म्यूज़िक में रिदम प्लेयर की भी मतलब हैसियत से जाना जाता है, तो मुझे अपने साथ रखते थे। मैं वही बता रहा हूँ ना कि मुझे मॉरल सपोर्ट बहुत किया, मेरे सीनियर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे जूनियर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे मोहल्ले वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, और सबसे बढ़कर उस ज़माने में लोग मुखालफत करते थे और आपके साथ सपोर्ट था। मुखालफत तो थी, जाहिर बात है, घर में थी। हमारा घराना थोड़ा सा मजहबी घराना था और उसकी वजह से बड़ा रिएक्शन भी आता था। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि जो आर्टिस्ट बायबोन होता है ना, उसको फिर आर्टिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुखालफतें फिर अल्लाह ताला खुद ही दूर कर देता है। अब इस पर आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, मेरी डिफरेंट हो सकती है। मैंने कहा कि यार अल्लाह ताला आर्टिस्ट भेजता है, अगर आप इससे इख्तलाफ करना चाहेंगे तो आप कहेंगे जी ये चीज़ें तो हराम है। तो आप दोनों पहलू मौजूद हैं, हराम भी मौजूद है, हलाल भी मौजूद है। एक आदमी उसको कहता है कि गलत काम है, दूसरा आदमी उस काम की बदौलत पता नहीं किन किन की खिदमत भी कर रहा होता है। कितने बड़े बड़े नाम है, मोहम्मद अली साहब का नाम है ना, कि उन्होंने मुल्क की सतह पर खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कितने बड़े, जब ऐसे फनकार की आंख बंद होती है तो सैकड़ों लोग रोते हुए नजर आते हैं, जिनको कोई नहीं जानता। वो लोग पूछते हैं यार ये क्यों रो रहे हैं, पता चलता है कि इनके घर का चूल्हा जला इस आर्टिस्ट की वजह से चल रहा है। तो कोई आदमी इन चीज़ों की वजह से मैं नहीं समझता कि अच्छा या बुरा हो सकता है। अल्लाह ताला ने पता नहीं उसको किस काम के लिए मुंतखब किया। तो मैंने मोहम्मद अली साहब की मिसाल दी ना, उन्होंने एक ब्लड फाउंडेशन बनाई और पता नहीं कितने लोगों के घर का चूल्हा जलता था। ऐसे ही ये तो एक मिसाल है, ऐसे ही पता नहीं कितने हमारे आर्टिस्ट हैं जो इस तरह से गरीबों की मदद करते हैं कि वो सामने भी नहीं आते और वो गरीब की मदद भी हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को चुना होता है काम के लिए। अच्छा, किसी लेजेंड फनकार का इंटरव्यू करते हुए कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किलात हुई? नहीं, मुझे अल्लाह का शुक्र कोई ऐसी मुश्किलात पेश नहीं आई। अच्छा। हाँ, ये होता है कि इंटरव्यू वही अच्छा होता है मेरे नज़दीक जो आपका इंटरएक्टिव हो, इंटरव्यू लेने वाला भी, इंटरव्यू देने वाला भी, दोनों। जैसे अभी आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही है, तो ये इंटरएक्टिव गुफ्तगू कहलाती है। मतलब आप मुझसे कहें कि यार आप, जैसे यही सवाल है आपका, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आपने मुझे कहा कि कोई ऐसा आपको शख्स मिला जिसको आपने इंटरव्यू करते हैं परेशान हुआ, मैं कहूँ नहीं, अब मैं चुपचाप बैठा हूँ, यार ये क्या बात होगी। इंटरव्यू अच्छा वही होता है जो इंटरएक्टिव हो, इंटरव्यू देने वाला भी, इंटरव्यू लेने वाला भी, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करें, तब मजा आता है इंटरव्यू का। आप मुझे इंटरव्यू करते रहे, मैं हाँ में जवाब दे दूं या ना में जवाब दे दूं, आप कहेंगे थोड़ी देर बाद यार। अच्छा, लोग नाराज भी हो जाते हैं अगर इस किस्म का सवाल कर लो, नाराजगी का इजहार करते हैं, यार तुमने क्या पूछ लिया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
देखें बात पता है क्या होती है, अगर कोई पर्सनल लाइफ है तो उसमें थोड़ा सा एक नहीं, personal- रेस्ट्रिक्शन तो जो है ना वो हाँ। होनी चाहिए। और वो बहैसियत इंटरव्यूअर आप भी सोचते हैं कि नहीं यार ठीक है, ये जो भी कुछ हो रहा है ना इसमें मतलब ये कि मेरी एक बाउंड्री लाइन है, मैं उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करूँगा। मतलब आप अगर किसी आर्टिस्ट से ये कह दें कि जी आजकल बड़े शॉर्टकट्स चल रहे हैं तो आप उस शॉर्टकट से आई थी या आए थे, अगर वो ऐसा होगा तो वो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा। जब वो रिएक्ट करेगा तो वो इंटरव्यू आपका किल हो जाएगा। इंटरव्यू वो अच्छा होता है जो बाहमी रजामंदी से और एक खुशगवार माहौल के अंदर खत्म हो, और लोगों के लिए वो इन्फॉर्मेटिव है, कम से कम इंटरटेनिंग तो ज़रूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल मलिक साहब, और मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी आप हमारे चैनल के लिए कभी वक्त निकाल कर और कभी हमारे रिक्वेस्ट और आप आएंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल हाजिर होगा। और बहुत बहुत आपका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपके चैनल का भी बहुत शुक्रिया, और जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन तमाम दोस्तों के लिए भी बहुत सारी दुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ये थे जनाब सोहेल मलिक साहब जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।